नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर सिलेबस से रिलेटेड फिजिक्स के आपकी ये वीडियो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स, ठीक है जी। और इसके सिलेबस डिस्कशन को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये 5th सेमेस्टर है यानी 3rd ईयर। तो 3rd ईयर में यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको कोई 2 सब्जेक्ट है ना चूज़ करने होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप कर सकते हैं, फिजिक्स मैथ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैथ और केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, क्लियर है। यानी तीनों में से किन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन, क्लियर है। और कंप्यूटर साइंस भी होता है, स्टैटिक्स भी होती है, तो उनमें से भी आप है ना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो इसी के तहत पेपर, बस देखो इसी के तहत क्या चेंज होगा। जैसे फिजिक्स का आपका एक पेपर था, 4th सेम की बात करें, 3rd सेम है ना, ऐसे ही हर सेम में 1st सेम 2nd सेम एक पेपर था, ठीक है। 2 बुक थी या आप एक बुक भी कह सकते हो। ये तो प्रकाशन वालों के ऊपर बात है कि वो एक पेपर जो पूरा पेपर है, जैसे 4th सेमेस्टर की ही हम बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे, तो उसकी पार्ट ए पार्ट बी करके 2 बुक बना दें या पूरी एक बुक बनाए प्रकाशन वाले, तो प्रकाशन वालों के ऊपर बात है। लेकिन पेपर एक ही था। जैसे 4th सेमेस्टर का मैंने उदाहरण दिया, मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। तो वो एक पेपर है पूरा। इसी प्रकार से अब 5th सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है जी। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो उस एक सब्जेक्ट की जगह आपका एक पेपर बढ़ जाएगा, ठीक है जी, फिजिक्स में। तो देखो ऐसे ही अब पेपर फर्स्ट है ना, उसका नाम, और पेपर सेकंड इसका नाम, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्लियर है। क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है उनके है ना पार्ट ए और पार्ट बी हो जाएंगे, क्लियर है। दूसरा पेपर जो है आपका वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, क्लियर है। तो देखो पार्ट ए में 4 यूनिट होंगी, मतलब पार्ट ए में नहीं कहना चाहिए, पेपर फर्स्ट में है ना। आपकी पेपर फर्स्ट जो है आपको पता है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है। जैसे पेपर फर्स्ट की मैंने बात की तो 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसे ही आपका पेपर सेकंड भी 2 भागों में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट के सिलेबस को अब डिस्कस करते हैं, जिसमें 8 यूनिट होती हैं, ठीक है जी। पार्ट ए में 4 यूनिट और पार्ट बी में 4 यूनिट, ठीक है जी। इसी तरीके से पेपर 2 में भी आप बात करेंगे, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 4 यूनिट, पार्ट बी में 4 यूनिट, ठीक है जी। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट के सिलेबस को पहले देख लेते हैं। तो पार्ट ए जैसे कि आप देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा है, तो इसका है ना जो विस्तार रूप में आप इसे कह सकते हो, क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। यानी पार्ट ए है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है आप जानते हैं। क्लासिकल यानी चिरसम्मत कहते हैं हिंदी में, यानी पुरानी है ना, प्राचीन, जो पुरानी बातें हैं। और मैकेनिक्स होता है यांत्रिकी। तो चिरसम्मत यांत्रिकी है, चिरसम्मत यांत्रिकी का परिचय हिंदी में कहेंगे। यानी इसमें जो मैकेनिक्स की पुरानी बातें हैं वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है जी, क्लियर है। और देखो जो पार्ट बी है आपका, उसमें आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है जी। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। जैसा आप जानते थे ना, स्टैटिस्टिकल आप पहली बार पढ़ेंगे बल्कि, है ना, तो शायद इससे पहले आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा इस मैकेनिक्स के बारे में। तो पहले पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें 4 यूनिट होंगी आपकी। तो पहली यूनिट का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है जी। कंस्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट का अर्थ होता है एक तरीके से बंधी हुई, है ना, मोशन, ठीक है। बद्ध कह सकते हो आप इसे, बद्ध गति। यानी एक तरीके से जैसे एक पार्टिकल है ना, वो हर डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी, जेड एक्सिस के अलोंग भी। तो कुल मिला के आप उसे 2 जगह से अन्य जगह से बांध दो कि उधर मोशन नहीं करनी, और केवल एक डायरेक्शन में आप उसे फ्रीडम दो कि आप केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करो। तो आपने बाधा उत्पन्न की ना वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है जी। तो कंस्ट्रेन है ना, यानी बाधा, एक तरीके से आपने कंस्ट्रेशन, है ना, ठीक है जी। कंस्ट्रेंट मोशन यही कहलाती है, जो बाधा उत्पन्न करने के बाद है ना एक निश्चित डायरेक्शन में मोशन रह जाती है शेष, उसे आप कहते हैं, ठीक है जी, कंस्ट्रेंट मोशन।
क्लियर है। जैसे मैंने बताया पार्टिकल को आपने फ्री छोड़ा केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करने के लिए, वाई और जेड में आपने मना कर दिया कि इस एक्सिस के अलोंग, इन एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं करनी। आई बात समझ में। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, यानी कि है ना कई सारे बंधनों के साथ जो मोशन होती है पार्टिकल की, है ना, वो क्या कहलाती है आपकी कंस्ट्रेंट मोशन कहलाती है। क्लियर है। इसे आप बद्ध गति एक तरीके से कह सकते हो। और यूनिट सेकंड है लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म। देखो आपको याद होगा फॉर्मलिज्म का अर्थ मैं मतलब बताऊं, फॉर्मलिज्म यानी एक तरीके से है ना फॉर्मुलेशन यानी सूत्रबद्ध करना। कोई बातें आपने कही, कुछ सिद्धांत आपने दिए और उन्हें सूत्रों में ढाल दिया आपने, उन्हें फॉर्मूले में आपने ढाल दिया, है ना, फॉर्मूला है में ढालने को फॉर्मलिज्म कहते हैं। ठीक है जी, यानी सूत्रबद्ध करना। तो जैसे आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी थी ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको याद होगा फर्स्ट सेम में। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्या अर्थ है, यानी मैकेनिक्स की वे बातें, वे सिद्धांत जो न्यूटन ने दिए उन्हें आपको उस मैकेनिक्स में पढ़ना था, तो उसे आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा, एक ब्रांच बन गई वो मैकेनिक्स की। इसी प्रकार जो लैग्रेंज हैं, लैग्रेंज एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है जी। तो लैग्रेंज ने मैकेनिक्स की जो बातें दी, जो सिद्धांत दिए, उसे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है जी। और उसमें भी जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने फॉर्मूले में, है ना, रखे, वो फॉर्मूले के रूप में प्रस्तुत किए, यानी सूत्रबद्ध कर दिए, है ना। ठीक है जी। तो उसे आप क्या कहते हैं, लैग्रेंज ने क्योंकि दिया, है ना, वे फॉर्मूले दिए, इसलिए लैग्रेंजियन कहेंगे, और फॉर्मूले के रूप में दिया तो फॉर्मुलिज्म कहेंगे, है ना, फॉर्मलिज्म। क्लियर है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये लैग्रेंजियन मैकेनिक्स ही भी आप इसे कह सकते हो। यानी मैकेनिक्स है जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स यानी पुरानी मैकेनिक्स, तो पुराने समय में 1700 कुछ की बात है लैग्रेंज की, है ना। ठीक है जी। तो यानी 1800 के करीब इन्होंने, लैग्रेंज साइंटिस्ट ने ये मैकेनिक्स में क्या किया, बहुत सारे फॉर्मूले दिए, बहुत सारे सिद्धांत दिए। ठीक है जी। तो क्लासिकल है तो यानी पुरानी है। ठीक है जी। तो इसलिए क्या कहेंगे, लैग्रेंज ने दिए, तो लैग्रेंजियन और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आता है क्योंकि पुरानी है ये। और फॉर्मुलिज्म कह दो या मैकेनिक्स कह दो, तो लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म या लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का ये पार्ट है। ठीक है जी। क्लियर है। लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म क्या है आप समझ गए। और इसके बाद देखो इसमें जो कमी रह गई लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में या लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म में, जो कमी रह गई उन कमियों को दूर किया हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है जी। हैमिल्टन, तो हैमिल्टन जैसे न्यूटन से बना ना न्यूटोनियन, ऐसे ही लैग्रेंज से बना लैग्रेंजियन, और हैमिल्टन से बना हैमिल्टेनियन। ठीक है जी, हैमिल्टोनियन बल्कि। तो हैमिल्टेनियन जो है ना, हैमिल्टन कहेंगे तो हैमिल्टेनियन कहेंगे, हैमिल्टियन कहेंगे बल्कि, एन भी तो है, हैमिल्टन यहाँ तक, और एन हैमिल्टेनियन, है ना। क्लियर है। तो हैमिल्टन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो कमी दूर की जो लैग्रेंज की मैकेनिक्स में थी। क्लियर है। तो यहाँ से फिर बन जाता है हैमिल्टेनियन। ठीक है जी, फॉर्मलिज्म। क्लियर है। या हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर है। तो ये समझ में आया आपको। और इसके बाद है सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स इसे कहते हैं केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, है ना। तो केंद्रीय बल देखो फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपने पढ़ी, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में थर्ड यूनिट थी सेंट्रल फोर्स, ये था बल्कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है जी। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हैं। तो केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसकी जो डायरेक्शन है वो या तो सेंटर की ओर होती है, सेंटर से बाहर की ओर होती है, ऐसा फोर्स कहलाता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, है ना, जिसकी दिशा केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो सेंट्रल फोर्स समझ गए आप लोग। तो सेंट्रल फोर्स आपको पढ़ने हैं। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। क्लियर है। तो इस तरीके से इसमें आपको फोर्थ यूनिट में सेंट्रल फोर्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है जी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कि आप सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी यांत्रिकी, सांख्यिकी है यांत्रिकी हिंदी में। तो सांख्यिकी है यांत्रिकी का परिचय हिंदी में कहेंगे। तो सांख्यिकी आप समझते हो ना, स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो वही है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आप कहते हैं। क्लियर है। तो यूनिट 5th कह दो या पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट कह दो, बात एक ही है क्योंकि टोटल 8 यूनिट है। ठीक है जी। 4 पार्ट ए की, 4 पार्ट बी की। तो मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट को कहते हैं स्थूल अवस्था, क्या कहते हैं,
स्थूल अवस्था, स्थूल यानी घनी, बड़ा, है ना, ठीक है जी, यानी बड़ी है कोई वस्तु, तो यानी जो स्थूल है, जो काफ़ी बड़ी है ना, ऐसी अवस्था। और माइक्रो यानी सूक्ष्म, तो सूक्ष्म अवस्था। तो जो फिजिक्स में बहुत सारी बातें हैं, है ना, आप बड़े स्तर पे पढ़ते हैं, जब स्थूल स्तर पे बात करते हैं, मैक्रो स्टेट आपको पढ़नी है, उससे रिलेटेड बातें पढ़नी है, माइक्रो स्टेट, है ना, सूक्ष्म स्तर पर आपको चीज़ें पढ़नी है मैकेनिक्स की, ठीक है जी। तो यूनिट 5 में पढ़ेंगे। और यूनिट 6 जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनसेम्बल। तो एनसेम्बल देखो क्या है, नई बात होगी आपके लिए शायद। एनसेम्बल जो है एक तरीके से मैं अभी फ़िलहाल के लिए बताऊँ तो एनसेम्बल क्या है, एक ग्रुप है पार्टिकल्स का, ठीक है जी, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक, और ये ग्रुप ऑफ सिस्टम भी कह सकते हो आप, है ना, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ सिस्टम, उसे आप एनसेम्बल कहते हैं। तो एनसेम्बल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद देखो 7th यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज आपने पढ़ा है, जैसे कि बीएससी सेकंड सेम में आपने थर्मल फिजिक्स पढ़ी है, उसमें आपको याद होगा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। तो जैसे मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, वितरण नियम था, उसी प्रकार से आपके कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं। तो इस 7th यूनिट में आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉज क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। और यूनिट 8 में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। तो जो आप 3rd यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉज पढ़ेंगे, ठीक है जी, इसमें 7th यूनिट में, 8th यूनिट में आप उन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग, यानी वितरण नियम के अनुप्रयोग, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉज जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या इनका लाभ है, ये सारी चीज़ें आप, है ना, पढ़ेंगे 8th यूनिट में, ठीक है जी। तो ये पेपर फर्स्ट जो है आपका क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसका पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस मैंने डिस्कस किया। आइए इसके बाद देखते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस। इसके बाद आप देख सकते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस देखें। पार्ट ए है आपका, या पेपर सेकंड का नाम देखें पहले, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पार्ट ए क्या हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स वाला। तो पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर है। और पार्ट बी हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। तो देखो पार्ट ए की जो यूनिट्स हैं देखें, पहली यूनिट है आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन तो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, 4th यूनिट में, जो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स थी उसकी 4th यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो फॉर्मुलेशन इस बार पढ़ना है, फॉर्मुलेशन यानी उसका एक सूत्रबद्ध एक तरीके से अध्ययन करना है, उसके फॉर्मूलाज को पढ़ना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़नी है कुल मिला के, सीधी सी बात कहें तो। एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को कहते हैं प्रचालक, यानी एक तरीके से जो ऑपरेशन करते हैं, जो संक्रिया करते हैं, ठीक है जी। जैसे d/dx होता है, डिफरेंशियल है, एक ऑपरेटर है ना, इंटीग्रल है, एक ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है जो किसी फंक्शन को, ठीक है जी। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ होती हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती हैं, क्या होती हैं तभी पढ़ेंगे, फिलहाल बस नाम सुन लीजिएगा। एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको बताया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप परिचित हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत जिसे आप कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप इसे पढ़ते हैं। इसके बाद 3rd यूनिट है आपकी क्वांटम पोस्टुलेट्स, यानी क्वांटम के जो क्वांटम पोस्टुलेट पता है ना, किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने। तो क्वांटम पोस्टुलेट्स आपको पढ़ना है, वही है ना। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पढ़नी है, जो आप 4th सेम में केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, और साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसमें भी आई थी आपकी 4th सेम की फिजिक्स में, है ना, उसका काफ़ी जिक्र था 4th यूनिट में, क्लियर है। तो क्वांटम पोस्टुलेट्स यानी क्वांटम सिद्धांत आपको पढ़ना है, फोटोन वाला, और श्रोडिंगर की इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है जी। मैटर वेव से संबंधित आपने पढ़ा था 4th सेम में कुछ। और देखो यूनिट 4 क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है उसके अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं कि उसका यूज कहाँ पर है, क्या क्या उसके लाभ हैं, ये सब बातें, ठीक है जी। यूनिट 5 में देखेंगे आप वेक्टर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल देखो जैसे बोहर का था, तो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, सोमरफेल्ड है ना, इस तरीके से वेक्टर एटॉमिक मॉडल भी एक एटॉमिक मॉडल है जिसे आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। यूनिट 5 में, यूनिट 6 पे इसके बाद आते हैं स्पेक्ट्रा। देखो ये तीनों ही यूनिट 6th 7th 8th ये स्पेक्ट्रम की है।
स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक क्रमबद्ध है ना ऑर्डर रहता है। वेवलेंथ बढ़ते घटते क्रम में हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते घटते क्रम में होती है, तो उसका जो एक पूरा पैटर्न है उसे आप स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसी का प्लूरल है स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। तो स्पेक्ट्रा किसका, एल्कली। एल्कली आप जानते हैं जो है ना लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम पढ़ा है ना सबने, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है, ये है आपके एल्कली एटम्स। तो उन एल्कली एटम्स का आपको स्पेक्ट्रा पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और एल्कलाइन एलिमेंट्स, एल्कलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं यानी एल्कली से लिथियम, सोडियम, इनके जो एलिमेंट्स हैं है ना, उनसे रिलेटेड जो आपको स्पेक्ट्रा है वो आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। 7th यूनिट में है एक्स रेज, एक्स किरणें क्या होती हैं, और एक्स रे स्पेक्ट्रा, और एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है जी। 8th यूनिट में है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, तो इसे आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहेंगे, आणविक स्पेक्ट्रम हिंदी में कहते हैं। ठीक है जी। स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम हिंदी में कह लो। एल्कली को क्षार धातु कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से पेपर सेकंड का सिलेबस था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5th सेम में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। तो 2 बुक है, पेपर मतलब 2 बुक नहीं कहने चाहिए, 2 पेपर हैं, पार्ट ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में भी पार्ट ए पार्ट बी है, पेपर सेकंड में भी पार्ट ए पार्ट बी है। इस तरीके से सारा सिलेबस डिस्कशन मैंने आपके सामने किया। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।